हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने स्टडी किया था और ये पढ़ा था कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड अप्रोच करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वह ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स जो कि लिगेंड के ही रास्ते में होते हैं, ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के बीच में काफ़ी रिपल्सन होता है जिसके कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और वो और कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक्सिस के एलॉन्ग नहीं होते हैं, उनके मिडिल में होते हैं, तो उनमें रिपल्सन कम होता है, तो जिसके कारण वो दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप कर जाते हैं। जैसे एक को कहते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है उसे T2G कहते हैं और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसे EG कहते हैं, यानी दो एनर्जी लेवल में यह स्प्लिट अप कर जाता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोगों मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना भी हमने सिखाया था आपको डिफरेंट कंडीशंस को लेकर के। आज हम लोग सीखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो पुट द हेडिंग A1 splitting of electrons. Next topic is a splitting of d orbitals in tetrahedral complex. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि किस तरह स्प्लिट करती है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हमने माना ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और डी ऑर्बिटल्स 5 टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब आप देखो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे 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 ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर यहाँ लिगेंड यहाँ लिगेंड एक यहाँ लिगेंड और एक यहाँ लिगेंड और हमारे पास यानी लिगेंड यहाँ से अप्रोच करेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक ये जेड के लॉन्ग और एक ये वाई के लॉन्ग और ये ऐसे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये जो ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन में डी एक्स वाई होंगे, देखिए डी एक्स वाई एक लिगेंड है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो लिगेंड तो यहाँ से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो डी यहाँ जो डी एक्स वाई है वो देखिए यहाँ पर ये लिगेंड के ही रास्ते में डी वाई जेड, ठीक है, वाई और जेड, ठीक है, तो एक ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई के फिर इसके प्लेन में होंगे, ये वाई जेड प्लेन में, डी एक्स जेड प्लेन में। तो आप इसे देखिए कि ये जो अब क्या होंगे कि एक्स वाई जिस एक्स वाई और लिगेंड दोनों ही एक रास्ते में हो जाए,
इस सिचुएशन में एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड की एनर्जी बढ़ जाएगी और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी घट जाएगी। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होंगे उसको ऐसे दिखा सकते हैं टीट्राहेड्रल। ये फ्री स्टेट में है। अब ये स्प्लिट कर जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे और ये ऐसे हो जाएंगे। यहाँ हो जाएंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये होंगे डी जेड स्क्वायर और ये होंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड और ये होगा बारी सेंटर या इसी को कहते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस ऐसे ये रेफरेंस लाइन कहलाएंगे और ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ होंगे 0.6 डेल्टा नॉट और ये यहाँ से जो स्प्लिटिंग होगा वो 0.4 डेल्टा इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ स्प्लिटिंग हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ ये O और ऑक्टाहेड्रल, यहाँ टेट्राहेड्रल है तो यहाँ T हो जाएगा। इस तरह से वो स्प्लिटिंग हो गए ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग में हम लोग देखते हैं। ये फ्री आयंस में, ठीक है, ये जब सिमेट्रिकली हो जाते हैं तो होते हैं। ये डी ऑर्बिटल से इन केस ऑफ फ्री आयंस, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो इस तरह से होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर, देन डी एक्स वाई, ठीक है, देन डी वाई जेड, देन डी एक्स जेड, ऐसे ये ऑर्डर स्प्लिटिंग। तो ये एनर्जी ऑर्डर आप लिखेंगे यहाँ से, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो ये था स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ये जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ये आपसे इससे क्वेश्चंस अधिकतर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसे आप याद रखेंगे, शायद कभी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं। Next, a splitting of d orbital
in a square bipyramidal complex. Next topic is a splitting of d orbitals in PBP complex, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। ठीक है इसको ट्रायंगुलर तो नहीं, स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में ये ऐसे होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, ये ऐसे होती है। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है हम लोगों ने भी देखा था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आप चेक कर लीजिएगा समथिंग गड़बड़ तो नहीं है, वो ऐसा ऑर्डर ऐसा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन डी ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, देन डी एक्स वाई, इसके बाद है डी एक्स वाई, देन डी जेड स्क्वायर, देन डी वाई जेड, देन डी एक्स जेड। ये उसका ऑर्डर है, चेक कर लीजिएगा थोड़ी सी सर, ये ऑर्डर है उसके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। ये इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इस तरह से स्प्लिट करते हैं। और ये स्क्वायर बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इसका ऑर्डर ऐसे दिखाइएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, देन डी एक्स जेड। इसके ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और यह भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये सभी कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, इन सभी को अच्छी तरह आप याद रखेंगे। तो हम लोगों ने इस तरह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा। ठीक है और हम लोगों ने फर्स्ट में वर्नर थ्योरी पढ़ा था। तो इस तरह से हमारे लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग की सारी बातें हमें से हो जाती है। अब हम लोग इस बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप और भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स पर हम लोग कंसिडर करते हैं। चलिए पहले हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको सीखते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Stability of coordination compounds. तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि उसके कोई एक फैक्टर है जिसके कारण आप बता सकते हैं किसी एक पॉइंट को देख कर करके कि उसकी स्टेबिलिटी कम है या ज़्यादा है। तो हम लोग सारे फैक्टर्स के बारे में वन बाय वन कंसीडर करते हैं। तो
तो फर्स्ट इसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ coordination compounds. Coordination compound. सबसे फर्स्ट होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट. फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसको कहते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट. इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है. अब हम लोग देखते हैं कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है और किस तरह ये इफेक्ट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी. इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है Cu NH3 और इस पे चार्जेस हैं 2+. चार्ज. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स आयन है. कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है. अनडिसोसिएटेड फॉर्म है. लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको यदि आप हीट करते हैं, ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर के ये Cu2+ बनाता है और +4 NH3 में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब देखिए ये Cu+ और 4 NH3 में ये डिसोसिएट हो गए. अब थोड़ा सा सोचिए, यदि ये बहुत ही आसानी से डिसोसिएट यदि हो जाता है, यानी वेरी फ्यू एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स आयन. अब थोड़ा सोचिए, इसको ब्रेक करने में बहुत कम एनर्जी की ही जरूरत होती है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा क्या? यदि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता तो इसे डिसोसिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी बातें डिपेंड करती है डिसोसिएशन कांस्टेंट पे. अब इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और इसको हम लोग Ki से रिप्रेजेंट करते हैं. इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट दैट वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये NH3 और ये 4 है, तो पावर में 4 चला जाएगा, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, और डिवाइडेड बाई Cu NH3
होल 4 ऐसे 2 प्लस। अब देखो इसकी वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी, यानी ki की वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी, इसका मतलब भी उतना ही ज्यादा ये डिसोसिएट हो गए होंगे। ध्यान से सुनो, यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी ki की वैल्यू यदि ज्यादा है, तो ki, अब यहाँ से आपने लिखा है देयरफॉर, इसको ऐसे आपने लिखा है ki इक्वल टू Cu2 प्लस आयंस की मोलर कंसंट्रेशन इंटू NH3 का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu NH3 होल 4 2 प्लस का मोलर कंसंट्रेशन। अब देखिए जब Ki की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब Ki की वैल्यू Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन और NH3 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप यहाँ देखिए कि Cu2 प्लस ज्यादा होगा कब, जबकि हीट करने के बाद इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब इजीली डिसोसिएट होगा, इसका मतलब इनके बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो कम होगी, तभी तो वो इजीली डिसोसिएट हो जा रहा है। यानी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो Ki के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे ये पता चला। Therefore, the stability of coordination compounds is inversely proportional to the instability constant, instability or dissociation constant। डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी Ki की वैल्यू जितनी अधिक होगी, ठीक है, देखिएगा Ki की वैल्यू जितनी अधिक होगी, इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। Therefore, stability of complex is directly proportional to 1 by K। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी अधिक होगी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, हम लोगों ने यहाँ से देखा कि ये जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में थे कॉम्प्लेक्स, उसको आपने हीट करके इसको डिसोसिएट किया, तो यहाँ से जो इसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन इसको जस्ट आप रिवर्स ऑर्डर में लिखें, यदि इस रिएक्शंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो Cu2 plus 4NH3 gives Cu NH3 4 and 2 plus। तो आप देखिए इस सिचुएशन में एक कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर था डिसोसिएशन, यहाँ पर है एसोसिएशन। तो यहाँ पर कहला रहा था डिसोसिएशन कांस्टेंट,
इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते थे, अब यहाँ पर ये इसके जो के होंगे उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होंगे यहाँ से निकालते देयरफॉर स्टेबिलिटी कांस्टेंट it is represented by beta that is equal to molar concentration of this complex 2 plus divided by Cu2 plus and NH3 4। ये हो गए आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाया है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात यदि आप करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ coordination compound is directly proportional to the stability constant। यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उसके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। देयरफॉर बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो बीटा हम लोगों ने निकाला स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और पहले हम लोगों ने निकाला के आई इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हेंस stability constant and instability constant both are inversely proportional to each other। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं hence ki will be directly proportional to 1 upon beta। यानी किसी कॉम्प्लेक्स की यदि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है तो उसकी इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट कम होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है वो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जिसे कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और ये किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वह इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट Ki की वैल्यू जितनी अधिक होगी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। दूसरी बात, यदि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे उस कंडीशंस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी दो बातों पे डिपेंड करती है। ये फर्स्ट पॉइंट में सीखा हम लोगों ने कि ये इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट पे डिपेंड करती है और स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर भी डिपेंड करती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट फैक्टर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। सो इस लेक्चर में इतना ही। सो वेरी